अगर आप सिर्फ एक ट्रिप में पाकिस्तान की बुलंद तरीन वाटरफॉल्स, कोल्ड डेजर्ट, खूबसूरत झीलें, तारीखी किले और दुनिया के बुलंद तरीन बर्फ़पोश पहाड़ देखना चाहते हैं, या आप पार करना चाहते हैं ख़तरनाक हैंगिंग ब्रिजेस, तो तैयारी कर लें स्कर्दू जाने की। मैंने 5 रोज़ के दौरान तकरीबन 10 सियाहती मकामात की सैर की। पहले रोज़ मैं कटपाना, कोल्ड डेजर्ट और शिगर वैली गया। दूसरे रोज़ मैंने पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन आबशारें हुमश और मुनटोका देखी। तीसरा दिन कचोरा लेक और सोग नाले पर गया, जो कि एक यादगार दिन था। चौथे दिन मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ स्कर्दू वाले खुद सैर करने जाते हैं, यानी सेलिंग वैली, जो खपलू में वाक़या है। इसी दिन मैंने खपलू पैलेस और चकचन मॉस्क भी देखी। इन 10 मकामात के अलावा मैंने 5 दिनों में चकचन मस्जिद, सरफरंगा, कोल्ड डेजर्ट और हशोपी बाग की सैर भी की। मेरा मेन्यू तैयार हो चुका है, ये देखें। खाना हमने पैक करवा लिया है, चिकन कीमा, तोरी गोश्त। आपको ये वीलॉग कम और ज़ुबैदा का जो है किचन शायद ज़्यादा लग रहा होगा। और ये देखिए, कराची से हमने निहारी भी मंगवा ली है। इसके अलावा दाल माश भी मौजूद है। और एक जो बहुत प्रॉब्लम होती है आपको बाहर का खाना खाने में, उससे तो हमने छुटकारा पा लिया है। स्कर्दू जाने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। बाई रोड स्कर्दू जाने के लिए रावलपिंडी के पीर वदाई अड्डे से लोकल ट्रांसपोर्ट पहली ऑप्शन है। यहाँ से कई ट्रांसपोर्ट कंपनीज कोहिस्तान ट्रैवल्स, K2, मशाबरूम ट्रैवल्स वगैरह गिलगित बल्तिस्तान रीजन के लिए चलती हैं, जिनमें AC, नॉन AC बसें दोनों शामिल हैं और इनका किराया 2500 से 3500 के दरमियान होता है। इसके अलावा प्राइवेट कार भी इसी अड्डे से स्कर्दू जाती है, जिसका पर पैसेंजर किराया 5000 से 6000 रुपये के दरमियान होता है। तीसरी ऑप्शन आपके बजट पर डिपेंड करती है। आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से PIA के थ्रू भी स्कर्दू जा सकते हैं। मुझे ये रिटर्न टिकट 29,500 का मिला है और ये मैंने 1 महीने पहले बुक किया था। अभी मैं इस्लामाबाद से निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। सुबह 10:30 की फ़्लाइट है। फ़्लाइट ऑन टाइम है, अभी मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था। और हवाई जहाज़ से मैं पहली दफ़ा स्कर्दू जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 दफ़ा बाई रोड स्कर्दू गया हूँ और टोटल 50 मिनट लगेंगे स्कर्दू पहुँचने में। वैसे भी आजकल गिलगित स्कर्दू रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और बाई रोड स्कर्दू जाने में थोड़ी मुश्किल आती है। बोर्डिंग हमारी हो गई है और हम बहुत जल्दी पहुंच गए हैं। इसलिए हम पहले नाश्ता करेंगे, लेकिन द गुड थिंग इज़ के फ़्लाइट ऑन टाइम है और स्कर्दू की फ़्लाइट आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कैंसिल होती हैं और ये एक अच्छी बात है। मैं ये भी दुआ कर रहा हूँ कि आज हमें नांगा पर्वत जो है वो क्लियर नज़र आई, इसलिए मैंने कैमरा निकाल के रख लिया है। तो कोशिश करूँगा नांगा पर्वत की तस्वीर लेने की। सीट रिज़र्व करते हुए मैंने इस बात का लाजमी ख्याल रखा है कि मेरी सीट राइट साइड पर हो, क्योंकि नांगा पर्वत का व्यू इसी साइड से बनता है। मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर हो तो आपको लेफ़्ट साइड पर थोड़ा दूर राकापोची का पहाड़ भी नज़र आता है, जो कि हुंजा में वाक़या है।
अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि वेदर क्लियर है और नंगा पर्वत को अपने राइट साइड पे आप देख सकते हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे थोड़ा दूर आप राका पोशी को भी देख सकते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दुआ पूरी हुई है। नांगा पर्वत इस वक्त मेरे आई लेवल पर है। वैसे तो फेरी मेडोज़ या कराक्रम हाईवे से इसे सर उठाकर देखना पड़ता है और इसका मुकम्मल व्यू बहुत कम देखने को मिलता है। क्या खूबसूरत और आलीशान पहाड़ है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। रात पैकिंग की वजह से मैं सो नहीं सका और अभी एयरपोर्ट से बाहर निकलने तक 1 बज चुका है। आज के दिन रेस्ट करूंगा और सुबह फ्रेश होके शिगर के लिए निकलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आज का डे प्लान 1 घंटा जो है वो लेट स्टार्ट हुआ है। आज हम शिगर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन रास्ते में हम कटवाना लेक जाएंगे और कोल्ड डेजर्ट भी करेंगे। वैसे वहाँ से एक ब्लाइंड लेक का रास्ता भी निकलता है, उसके लिए 1 घंटा आपको पैदल ट्रैक करना पड़ता है, तो वो शायद मैं ना कर सकूं। मेरा प्लान था, लेकिन मैं कटवाना ले करूँगा और कोल्ड डेजर्ट से होते हुए हम शिगर जाएंगे, दैन शिगर को एक्सप्लोर करेंगे और आज का डे हमारा शिगर जाके ही एंड होगा। अभी तो मैं यहाँ पे खुबानियाँ देख के थक गया हूँ। इतनी खुबानी है। उसका वो ड्राई कर रहे हैं उसे। शहतूत और चेरी का भी सीज़न खत्म हो गया। चेरी ख़त्म हो गई? ओहो, इसलिए मैं नज़र नहीं आ रही चेरी। मैंने तो कहा था बेगम से कि जल के चेरी खाएंगे, वहाँ पे बहुत सस्ती और बहुत ज़्यादा मिलती है। कटवाना बेसिकली ये लेक का एरिया, ये इसमें पानी भर जाता है। वैसे अभी भी ये थोड़ा सा स्वाम्प लैंड आप कह सकते हैं, दलदली सा इलाका है और ये काफ़ी दूर तक ये जो आप दरख्त देख रहे हैं पीछे, यहाँ पे भी पानी होता है। अक्सर फोटोग्राफर जो तस्वीरें लेते हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनमें इसी एरिया में पानी होता है। वैसे ये वो मुझे भाई बता रहे थे कि जब यहाँ पे पानी नहीं होता तो हम इसी एरिया को फुटबॉल ग्राउंड के तौर पे भी यूज़ करते हैं। बाकी काफ़ी वाइड एरिया है, वैली यहाँ से आगे काफ़ी खुल जाती है, 2 पहाड़ जो हैं वो काफ़ी दूर चले जाते हैं और जो है ना आपको बड़ा व्यू मिलता है। बड़ी पीसफुल जगह है और दरख्त जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उसने खुद से इस चीज़ का ख्याल रखा है यहाँ पे ज़्यादा दरख्त लगाने के लिए। एक पिकनिक पॉइंट भी है। अभी जब पानी होता है तो यहाँ पे लोग रात भी रुक सकते हैं, कैंपिंग भी करते हैं। आगे एक होटल भी है, वो कैंपिंग के लिए बड़ा फेमस है और उसकी डिटेल अगर आप चाहें तो मैं आपको कमेंट्स में दे सकता हूँ।
अगर आप कचौरा की तरफ से ट्रैवल कर रहे हैं स्कर्दू शहर में, तो आप जो है रास्ते में रुक सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट वाला रोड यूज़ करें, यहाँ पे आप 1-2 घंटे के लिए रुक सकते हैं। अच्छी जगह है, पीसफुल जगह है। आप यहाँ पे थोड़ा मिनी डेजर्ट का मज़ा भी ले सकते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कोशिश करें शाम को आ जाएँ, क्योंकि वाइड वैली है तो इस वजह से यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही है। वैसे इतनी तेज़ भी नहीं है, हम लोग शहर में रहने वाले हैं, हमें 30-32 टेम्परेचर कुछ भी नहीं कहता। और इसके अलावा आप यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी मौजूद है, और यहाँ से आप खाना वगैरह और जो स्नैक्स वगैरह नहीं ले सकते हैं आप। सांस चढ़ गया। ऊपर आते आते देखने में तो ये छोटा सा एक टीला था, लेकिन हार्ड है काफ़ी, पैर अंदर चले जाते हैं रेत में, जिसकी वजह से आपको सारा जोर लगाना पड़ता है। अभी मैं टॉप व्यू के लिए ऊपर जाना चाह रहा हूँ। अब इस क्लाइंब से वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। ये जो पीछे छोटी सी मेरी कार, आपको कार नज़र आ रही हो, मुझे यहाँ जाना है। बड़े आराम से आ गया हूँ, क्या 3 से ये मेरे पीछे सरफरंगा जो है वो डेजर्ट है। यहाँ पे सरफरंगा जीप रैली होती है, इस साल 20 अगस्त को हो रही है। और भाई बता रहे थे कि यहाँ पे जो है आप इतना रश होता है कि हम लोग जो मुकामी हैं, जो लोकल हैं, उनको गाड़ी छोड़ के मोटरसाइकिल यूज़ करनी पड़ती है। सरफरंगा क्रॉस करने के 10 मिनट बाद ये स्पॉट आता है। मेरे बैक पे आप देख रहे हैं, ये ब्लाइंड लेक है। यहाँ पे जाने के लिए आपको 40 मिनट की जो है जीप राइड है। सड़क थोड़ी ख़राब है, वो यहीं से नज़र आ रही है, और 4 से 5 हज़ार रुपये की जीप होती है। इसको यार बत्सो झील भी कहते हैं, मुकामी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज में से यार बत्सो कहते हैं। वैसे इसे ब्लाइंड लेक का नाम दिया जाता है। बड़ा अच्छा मैनेज किया भाई ये। तो उसकी 300 रुपये एक टिकट है, और इसके अलावा इसके इन आउट टाइमिंग है, बाहर लिखी हुई थी, वो 10 से शाम 6 शायद, हम देखते हैं इसको चलते। ये 16th सेंचुरी का पैलेस है, और मेरे पीछे ये एक चिनार का बहुत बड़ा दरख्त है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये हर 300 साल बाद अंदर से जल जाता है। अभी मैंने देखा है ये अंदर से खाली है बिल्कुल। उसकी रीज़न वो ये बताते हैं कि इसमें फॉस्फोरस और सल्फ़र जमा हो जाती है, जिसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा क्रिएट होता है, और ये अपनी जवानी में 600 साल तक जीता है, और 2 दफ़ा इसमें फायर होती है, और इसमें 1 दफ़ा फायर हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं राजा साहब के स्मॉल किचन में, और देखते हैं चल के वहाँ क्या क्या पक रहा है, हमारे मेन्यू में क्या क्या है।
अभी ये जो चटाई है ये काऊ और यॉक के हेयर से बनी है। ये ट्रेडिशनल सी चटाई है। और इसके अलावा यहाँ पे आग लगती थी, यहाँ पे गीली लकड़ियाँ रखी जाती थी ताकि वाइल्ड कुकिंग ये जो गीली लकड़ियाँ ये खुश्क हो जाएं और यहीं से ये दोबारा यूज़ हो जाएं। ये इनका चम्मच था, काफ़ी बड़ा चम्मच था। और इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट देखा, ये इनका प्रेशर कुकर चेक करें उस ज़माने का। ये 200 साल पुराना प्रेशर कुकर है और इसमें वेट भी था, ये देखिए काफ़ी वेट में है, वजनी है। ये इनका प्रेशर कुकर था। इसके अलावा ये लोग नमकीन चाय पीते थे, जो आजकल हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। कौन सी चाय चल रही है आजकल? तंदूरी चाय। वो देखें 300-400 साल पहले चल रही थी। ये लोग इसके अंदर चाय डालते थे, इस केव के अंदर, इस केव में चाय डालते थे और इसके राइट लेफ्ट जो है वो कोयले डाल दिए जाते थे। चाय गर्म रहती थी इससे। अब मैंने ऑर्डर दे दिया है, खाना मेरा पक के भी आ जाएगा। कोई शाही दोशीज़ा आएगी और शाही महल शाह अच्छा, बेसिकली ये राजा साहब का शाही पैलेस था रहने के लिए। ये इनका किला नहीं था। किला ये पहाड़ों के ऊपर वो फोर्ट बना हुआ है, मे भी आपको यहाँ से नज़र आ सके। और जब यहाँ पे कोई जंग वगैरह होती थी तो बादशाह और उनकी जो रॉयल पीपल होते थे वो सारे ऊपर किले में चले जाते थे और नीचे इसको जो है वो इवैक्यूएट कर दिया जाता था। ये बेसिकली एक लेयर प्लेस थी, एक एग्जेक्टिव पैलेस है। हम लोग सुबह फिरदू से निकले थे। रास्ते में हमने सरफरंगा डेजर्ट देखा जहाँ पे जीप रैली होती है। उसके अलावा हमने ब्लाइंड लेक का पॉइंट देख लिया है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो भी कवर करने की। हार्डली वो 40 मिनट की राइड है जीप से। शुगर फोर्ट आप जब भी आएँ आप साथ गाइड को लाजमी लें, क्योंकि जहाँ पे वो एक्सेसरीज जो उन्होंने रखी हुई हैं वो सारी उसकी डिटेल आपको वो बताएंगे और उसके बगैर इसका मज़ा कितना है। मेरी सजेशन है कि गाइड आपको लेना चाहिए। 400 से 500 रुपये आप उनको दे सकते हैं। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बताते हैं। शुगर फोर्ट से 6-7 किलोमीटर आगे अशोपी गार्डन भी एक देखने वाली जगह है। अभी हम अशोपी बाग में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इतनी तरह के और इस कदर खूबसूरत फूल हैं और इसके अलावा उन्होंने जो क्यारियों का एरिया है वहाँ पे लिख के भी लगा हुआ है कि अंदर ना जाएं, मैं भी बच्चे तोड़ते हों। अभी हमने बड़े प्यारे प्यारे फूल देखे हैं। रेड के और पिंक के हमने कई शेड देखे हैं। यहाँ पे पानी गुजर रहा है और बैकग्राउंड में आपको ऑडियो भी आ रही होगी इसकी। और इसके अलावा सेब का बाग है ये। बेसिकली सेब के बाग के अंदर जो है वो इन्होंने क्यारियाँ बनाई हुई हैं और ये बड़ी शुगर की एक बिगेस्ट टूर अट्रैक्शन है। आपको लाजमी यहाँ पे आना चाहिए। और ये 3 से 4 किलोमीटर दूर है शुगर फोर्ट से। तो पहले आप डायरेक्ट इधर आ जाएं, ठीक है, और फिर देन आप वापस जो है जा सकते हैं। और वैसे यहाँ से अस्कोली जो गांव है बड़ा फेमस आखिरी इस रीजन का गांव है, जहाँ से K2 के जो बेस कैंप जाने के लिए लोग जाते हैं। यहाँ से वो 78 किलोमीटर है और वहाँ से फिर वो फर्दर जीप ट्रैक लेते हैं, फिर आगे से 2 से 3 दिन का पैदल लेते हैं। लेकिन K2 जाने के लिए भी यही रोड यूज़ होता है शिविर का। अशोपी बाग से अब मैं अपने होटल पहुँच गया हूँ और मेरा दिन यहीं पे ख़त्म होगा। डे एंड हमने आज अपना शिगर में ही किया है। आज के दिन को हमने ज़्यादा हैक्टिक नहीं किया। अशोपी बाग और शिगर फोर्ट गए थे और हम जहाँ पे हम होटल में रुक गए। होटल हमारा बड़ा प्यारा है। इसके आगे काफ़ी ज़्यादा लॉन्स हैं, छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। और नासिर भाई ये कितना गहरा है? ये 4 फीट है बस। अच्छा, अगर चाहें तो नहा सकते हैं। चलिए ठीक है।
और 4 फुट ये गहरा ठीक है। और हमने आज का दिन ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखा क्योंकि अगले दोनों दिन हमारे हेक्टिक हैं, हमें बहुत जल्दी उठना है। ये पकी हुई है, वो अंकल भी लेके आए मेरे लिए। शुक्रिया। नज़र आ रही है ना सारी। Talent hunt program has been started. I have to pluck some crispy. जो बाबा जी ने मुझे उतार के दिए हैं वो 100% पकी हुई हैं, लेकिन ये थोड़ी क्रंची होंगी, ये मैं इसलिए उतार रहा हूँ, मैं उनकी इजाज़त से उतार रहा हूँ। वैसे यहाँ पे खुबानी का कोई मसला नहीं है, आपने बकरियों को भी खाते हुए देख लिया, यहाँ पे कोई नहीं खाता खुबानी। ये देखें जी, हमने 8 खुबानियाँ तोड़ी थी, जिनमें से 7 बेहतरीन निकली, क्रिस्पी क्रंची थी। अभी धो के हम खा रहे हैं, 4 हम खा चुके हैं अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से। गंगा जल लाइट लगाता करो। पानी ज़्यादा गहरा और ठंडा नहीं है, तो दिन भर की थकावट अब नहा के उतारी जाएगी। वैसे ट्रिप के लिए आपको खाना जो है ना वो बहुत तवज्जो देनी चाहिए। ये नहीं कि मैं बट हूँ और मैं खाने की तवज्जो कर रहा हूँ। खाना जो है आपका कोशिश करें ख़ुद बना के लाएं, उसकी कैनिंग करवा लें या ख़ुद पका लें, या उसको पकाते हुए थोड़ी सजेशन दे दें जिस चीज़ से आपको इशू है, क्योंकि ट्रिप के वक्त खाना आपका अपसेट होगा तो आपका ट्रिप का मज़ा ख़राब होगा। हम वॉक भी करेंगे और ये कोशिश करेंगे सारा हड़प करने की। स्कर्दू से खपलू की जानिब रवाना हों तो तकरीबन 30 किलोमीटर बाद दरिया पर हुमायूं ब्रिज आता है। यहाँ मंटोका वाटरफॉल का बोर्ड भी आवेज़ा है, जिसके मुताबिक यहाँ से मंटोका वाटरफॉल 23 किलोमीटर जबकि खुमश वाटरफॉल 50 किलोमीटर दूर है। हुमायूं ब्रिज से इन वाटरफॉल की जानिब जाने के लिए आपको दाएं मुड़ना होगा, क्योंकि ये दोनों आबशारें खरमंग में वाक़या हैं, जो कि कारगिल से जुड़ा हुआ है। इन वाटरफॉल तक आप बआसानी अपनी कार, जीप, कोस्टर या हाईरू पर पहुँच सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले खुमश वाटरफॉल की जानिब।
इस वक्त हम मौजूद हैं खामोश वाटरफॉल पे। लोकल लोग इसे खुमश कहते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने तस्वीरों में पढ़ा है फोटोग्राफर्स की, उसमें वो लिखते हैं तोलती खरमंग। तोलती का इलाका ये नहीं है, वो यहाँ से 1 घंटा पीछे है। तोलती के बाद बागीचा आता है, बागीचा के बाद एक और इलाका आता है, मैं उसका नाम भी आपको बताऊँगा। और ये डेड एंड है यहाँ से। इसके बाद बेहतर ये है कि आप इसके आगे ना जाएँ, लिखा भी यही हुआ है। और यहाँ से 35 मिनट की ड्राइव पे कारगिल बॉर्डर है। आगे सारा जो है वो आर्मी कंट्रोल्ड एरिया है। अगर आपको जाना भी हो तो आपको परमिशन लेना पड़ती है। इसका वाटर फ्लो इस वक्त इतना ज़्यादा है, बड़ी ज़ोर से पानी नीचे गिरता है और शायद फिर हवा से इसका जो स्प्लैश है, हवा इसको दूर तक ले जाती है। इसके जो वाटर वेपर्स हैं वो बहुत दूर तक जा रहे हैं, इसलिए सारे गीले हो गए हैं। और जिस पत्थर पे मैं खड़ा हूँ ये भी हल्का सा गीला हो गया है। खुमश वाटरफॉल को अगर मैं ट्रिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ रात रुकने के लिए कोई होटल या टेंट फैसिलिटी की सहूलत मौजूद नहीं। सिर्फ एक कैंटीन है जिस पर स्नैक्स, चिप्स और चाय वगैरह आपको मिल सकती है। किसी मोबाइल फ़ोन सर्विस का सिग्नल नहीं आता, लेकिन एस्कॉम यहाँ काम करता है। और अगर बारिश हो जाए तो आपके पास और कोई चारा नहीं कि आप सिर्फ अपनी गाड़ी में बैठ जाएं। और अगर आपको लगे कि चांसेस हैं बारिश के तो आप एक छतरी लाजमी रख लें साथ, तो बेहतर है। यहाँ वॉशरूम लेकिन एक मौजूद है, अच्छी बात है ये। खुमश वाटरफॉल पाकिस्तान के शुमारी इलाकों की सबसे दूर दराज वाटरफॉल में से एक है। इसकी सैर करने के बाद अब मेरा प्लान है जी वापसी पे मंटोखा वाटरफॉल जाने का। पे मंटोखा जा रहे हैं और हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई है। शाकिर भाई इसका टायर चेंज कर रहे हैं, स्टेपनी लगा रहे हैं। और यहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। खरमांग से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है मेहदीआबाद जो शहर है। तो इंशाल्लाह अभी 2 मिनट में टायर चेंज हो जाता है। मंटोखा स्कर्दू आने वाले सयाहों की दिलचस्पी का ख़ास मरकज़ बनता है, क्योंकि इसकी वजह यहाँ की आबशार और दूसरा स्कर्दू से सिर्फ 1.5 घंटा की दूरी है। मंटोखा वाटरफॉल को पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाटरफॉल कहा जाता है। खाने का सिर्फ एक ही होटल है, लेकिन उस होटल में आपको सारी वैरायटी चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल भी मिलता है। तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। पहले हमने खाना खाना था खमश पे, लेकिन अब हमने प्लान किया कि टाइमली यहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे ख्याल से जिस ऑयल में ये ट्राउट फिश फ्राई कर रहे हैं उसी में चिकन फ्राई कर रहे हैं, उसमें हल्की की फिश की भी स्मेल आ रही है। ये नाज़रीन, मैंने अपना प्लेटर बना लिया है। मटन वो कह रहे हैं हम आपको हाफ डन, मटन इनका हाफ डन होता है, कह रहे हैं आपको पूरी तरह पका के देते हैं। मंटोखा में आपको रिजॉर्ट, टेंट विलेज, वॉशरूम इजीली मिल जाते हैं और खाने के लिए यहाँ पे एक होटल भी मौजूद है। और अच्छी बात यह है कि इस होटल में पाकिस्तानी, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल खाने दस्तयाब होते हैं। मंटोखा में मोबाइल फ़ोन के वीक सिग्नल भी आते हैं। स्कर्दू से आप 5000 रुपये में कार आसानी बुक करवा सकते हैं, जो आपको दोनों वाटरफॉल की सैर करवा कर वापस स्कर्दू छोड़ेगी। अगर आप सुबह 9 बजे स्कर्दू शहर से निकलें तो दोनों आबशारों की तफसीली सैर करके शाम 6 बजे तक आसानी वापस आ सकते हैं।
खाने का शोर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लाउड बोलना पड़ रहा है। पता नहीं मेरी ऑडियो आप तक पहुँचेगी या नहीं, लेकिन ये है कि वाटरफॉल का स्प्लैश थोड़ा कम है एज कम्पेयर हुमश वाटरफॉल। उसका स्प्लैश बहुत ज़्यादा था और हवा जो है वो वेपन को दूर तक ले जाती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन इसका शोर बहुत ज़्यादा है। और अब जो है हम इस एरिया को कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ से सूरज जो है वो कचौरा लेक की तरफ तंग नहीं किया, सूरज पहाड़ों के पीछे चला गया है, तो इसकी बड़ी अच्छी पिक्चर भी बन गई है। मैं भी बना रहा था। और थोड़ा सा इशू है, यहाँ पे तारे बहुत ज़्यादा हैं जो व्यू को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन हम इसे आगे आ गए हैं और हम इसे यहाँ पे अब मैं सराउंडिंग घूमता हूँ। बड़ा अच्छा फैमिली स्पॉट है, यहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस भी बने हुए हैं, आप सी थ्रू कर सकते हैं सीनरी को। इसके अलावा जो छोटा सा नाला है ये इंडस रिवर की टेरिब्यूटरी है, और यहाँ पे बारबेक्यू भी है। और अक्सर पूरे पाकिस्तान से जो आते हैं तो टूर आते हैं वो यहाँ पे लाजमी आते हैं। जब मैं आया था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोस्टिंग खड़ी हुई थी, रश काफ़ी ज़्यादा था। और इस आबशार के साथ साथ यहाँ पे ब्रिज जो है जो भी हमने क्रॉस किया है वो, और इसके नीचे से गुजरने वाला नाला बड़ा क्रिस्टल क्लियर ब्लूइश वाटर है। अभी हम उसमें पैर डाल के बैठेंगे भी। और अभी इस ब्रिज के पीछे भी एक ब्रिज है, मैं वहाँ पे जाऊँगा और इस पूरी वाटरफॉल का सारा फ्रेम लेने की कोशिश करूँगा। ये हमारा एंड हो चुका है, मंटोका से अब वापसी है। शाम के 6 बज गए हैं, काफ़ी लोग वापस जा चुके हैं। आज का दिन बड़ा हेक्टिक और इवेंटफुल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त 2 आबशारें देखी हैं पाकिस्तान की फेमस। अब वापसी का सफ़र है, थोड़ा थोड़ा मैं गीला भी हो चुका हूँ। अब यहाँ से 1 घंटा 50 मिनट की राइड है, यहाँ से ड्राइव है होटल पहुँचने की। और इंशाल्लाह कल का जो प्लान है वो खपलू जाने का है। मे भी हम कल सेम डे में वापसी करें। पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों के बारे में मज़ीद जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे आज के ट्रिप के प्लान के मुताबिक पहले मैं शंग्रीला से 6 किलोमीटर दूर सोक नाला जाऊँगा। सोक नाले का रास्ता इंतहाई खूबसूरत मनाजिर पेश करता है। अगर आप ट्रैक करते हुए भी जाना चाहें तो आपकी मुशक्क़त ज़ाया नहीं जाएगी। इसी तरह चलते हुए आप कचौरा लेक भी जा सकते हैं। इसके बाद मेरी अगली मंजिल सोक नाला से 3 किलोमीटर दूर कचौरा लेक होगी, लेकिन आप शंग्रीला से जीप भी ले सकते हैं जो 2 से 2,500 रुपये में आपको दोनों मकामात की सैर करवा देगी। कचौरा लेक पे ये वाला खाना खाएंगे, पढ़ लें आप। यहाँ पे व्यू बड़ा अच्छा था तो इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। अभी हमारे अली भाई हमारे ड्राइवर जो हैं वो हमें बता रहे हैं, गाइड भी हैं हमारे, कि जो ब्रिज है ना कचौरा लेक पे जाने के लिए वो टूटा हुआ है। आपको मैं ब्रिज से इस साइड पे उतारूंगा, दूसरी साइड से फिर आपको पैदल जो है दूसरी गाड़ी पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से 5 मिनट का ही है ना अली भाई रास्ता, तो 5 से 6 मिनट लगेंगे तो इंशाल्लाह कचौरा पे जाएंगे। यहाँ पे लाइन लगी है, डेड एंड ये है, लोग यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और इससे आगे वो चाहते हैं ब्रिज क्रॉस करके, यहाँ तो वो जीप ले लेते हैं आगे से। चल के देखते हैं हमने कैसे जाना। अभी मुकामी लोग बता रहे थे कि इस दफ़ा ग्लेशियर जो है वो ज़्यादा स्पीड में शायद पिघले हैं, और ये जो आप देख रहे हैं इसकी बेस में क्रैक आ गया है, और फॉर द सेफर एंड ये लोग इसको गाड़ी के लिए क्रॉसिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन इसकी मरम्मत की जा रही है। प्लान थोड़ा बदल गया है। हमें हमारे गाइड ने बताया है कि यहाँ पे एक सोक नाला भी अच्छी जगह है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और ये अब हमने गाड़ी करवा ली है, कचौरा लेक इसके बाद जाएंगे, पहले हम सोक नाला जाएंगे। बकौल इनकी जगह अच्छी है, आपको जाना चाहिए, तो फिर हम ये चांस ले रहे हैं।
ये सोक नाले की तरफ जाते हुए ये मैं रुक गया हूँ। यहाँ पे पानी का कलर एक्वा था, बड़ा अच्छा था। कैमरे में शायद उस तरह से नज़र आएगा या नहीं, लेकिन ये मुझे अच्छी जगह लगी है, यहाँ पे मैं इसलिए रुक गया हूँ। सोक नाले की जानिब जाने वाला रास्ता बहुत खूबसूरत है। नाले का शफाफ फिरोजी रंग का पानी और सड़क अबूर करके इसमें गिरने वाले छोटे छोटे झरनों की आवाज़ मौसीकी पैदा करती है। धूप ज़रा कम रहे ना तो फ़ायदा है। पानी का कलर बड़ा ड्रामेटिक सा ब्लू हो जाता है। चलें। बहुत कम लोगों को सोक नाले का इल्म है, जिसकी वजह से यहाँ रश ना होने के बराबर होता है। और नाले पर पहुँचते ही मंजर खुल जाता है। पहाड़ नाले की दूसरी जानिब नज़र आते हैं, जिससे ये वादी का मंजर पेश करने लगता है। हाँ हमीस हाँ, मोहम्मद निशान। मोहम्मद हसन, वाह वाह वाह। ये देखें, शदीद ठंडे पानी में नहाने के बाद बच्चे यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? ठंड लग रही है तो ठंड लग रही है, इस वजह से ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस वक्त खामोशी ने यहाँ ऐसा पुरसकून माहौल बना रखा है और ठंडी हवा चल रही है। आप जितनी देर चाहें यहाँ बैठें और नेचर को एंजॉय करें। खुशकिस्मती से सूरज पहाड़ों के पीछे जा चुका है और धूप इतनी तेज़ नहीं है, तो लाइट इवन हो गई है तस्वीरें खींचने के लिए। गर्मियों के मौसम में आप नाले में नहा भी सकते हैं और मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पे रात रुकने का इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि शंग्रीला और कचौरा के जो होटल हैं वो बिल्कुल करीब है। ये हमारे भाई जिनकी मैं तस्वीरें खींच रहा था, इन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी ट्राउट पकड़ी है। भाई दिखाएं, ये आपने कैसे पकड़ी है? ये हाथ से पकड़ी है? यार बड़ी डिफरेंट सी बात है। वैसे कैसे पकड़ी है? मतलब आपको नजर आई थी तो आपने हाथ पत्थर के नीचे ऐसे हाथ। अब वो डांस भी करना पड़ेगा, वो वाला तो जो ऐसे करते हैं। देखिए नाज़रीन, ये चित्राली कैप मैंने पहनी है, लेकिन डांस मुझे नहीं वो वाला आता। नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। कचौरा ब्रिज से हम उल्टे हाथ मुड़कर सोक नाले की जानिब चले गए थे। अब वापस आकर कचौरा के लिए सीधा निकल जाएंगे। जीप पर 10 मिनट में हम कचौरा ब्रिज से अपर कचौरा पहुंच जाएंगे। अपर कचौरा एक गांव का नाम है। जीप यहाँ पे आपको उतार देगी और झील तक पहुँचने के लिए आपको 10 से 15 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी। गाड़ी हमारी रुक गई है। आगे से ये 5 से 10 मिनट का एक पैदल ट्रैक है। अभी गाड़ी से उतरने के बाद अपर कचौरा गांव से गुजर के जाना पड़ता है आपको झील के लिए। ये बड़ा प्यारा सा जो है वो गांव है, बड़ा सिंपल सा, बड़ा पीसफुल सा। वैसे दिल कर रहा है यहाँ पे भी बंदा थोड़ा टाइम गुजारे। यहाँ पे काफ़ी दरख्त हैं, फूल हैं, फल हैं काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो एक ये रास्ता भी है, लेकिन ये मिट्टी वाला है और जहाँ पे मॉइस्चर होगा मिट्टी में, वहाँ पे स्लिप का ख़तरा है। तो इट वुड बी सेफ़ अगर आप ये पत्थर वाला रास्ता बनाते हैं। ये स्टेप भी बने हुए हैं यहाँ पे, ख़वातीन भी इजीली आ सकती हैं।
अब हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक कचौरा लेक पर। झीलों की अक्सरियत पहाड़ों से पिघल कर आने वाले बर्फ़ के पानी से भरती है, लेकिन कचौरा उन चंद झीलों में से एक है जो कुदरती तौर पर वजूद में आई हैं और इसका इंसार पहाड़ों की बर्फ़ के पिघलने पर नहीं होता। अभी मैं बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ सूरज थोड़ा कम हो जाए। सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, अभी तक पिक्चर्स भी बहुत अच्छी नहीं बन सकेंगी। एक बादल का टुकड़ा था जो कि सूरज के बिल्कुल करीब था, आई होप कि वो उसके आगे आ जाए। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं फिर, क्योंकि हमने 5 साढ़े 5 तक यहाँ से निकलना है। तो दुआ कर रहे हैं कि बादल आ जाएं या सूरज जो है वो कुछ करे। उतनी देर में हम खाना खाएंगे, थोड़ी सी बोटिंग करेंगे। ये जो आप नेस्ले की बोतल और एक वो थर्मोपोर शीट का देख रहे हैं पीस, ये बेसिकली होटल वालों ने और ये जो बोटिंग वाले हैं इन्होंने यहाँ पे इसकी मार्क लगाया हुआ है। यहाँ पे है जी 70 फीट है पानी। ये जब पानी नीचे चला जाता है तो यहाँ तक ये झील खाली हो जाती है। ये जहाँ पे भाई तैर रहे हैं ये इस वक्त 70 फीट में तैर रहे हैं, जो कि मुझे तो काफ़ी डेंजरस लग रहा है। एक्सपर्ट होंगे, लेकिन ये जहाँ पे किश्तियाँ खड़ी हुई हैं, ये चबूतरा सा जो बना हुआ है, इसके एग्जैक्ट जो है स्टीप है नीचे, और यहाँ से जो थर्मोकोल शीट का मार्क और वो नेस्ले की बोतल देखते हैं, ये नीचे से बांधी गई हैं बेसिकली। अगर आपने रात रुकना हो तो अपर कचौरा में आपको होटल भी मिल जाते हैं, हर किस्म के खाने भी मिल जाते हैं, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मोबाइल सिग्नल भी आते हैं। कचौरा लेक में मोटर बोट, जेट और चप्पू वाली हर किस्म की कश्ती दस्तियाब है, और ये झील इंतहाई गहरी है, इसलिए कश्ती में बैठने से पहले लाइफ जैकेट ज़रूर पहन लें। और अगर आप इसमें नहाना चाहते हैं तो पहले तैरना ज़रूर सीख लें, क्योंकि ये बहुत गहरी झील है। सोग नाले पे काफ़ी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। बादलों की वजह से एक प्लस पॉइंट हमें मिल गया। हमने काफ़ी वीडियोस बनाई और काफ़ी हमने एक्टिविटीज़ कवर की। कचौरा लेक जो है कि बहुत खूबसूरत लेक है। इसका वाटर जो है वो सूरज लाइट के साथ थोड़ा सा चेंज भी होता है, आपको ग्रीन के 2-3 शेड देता है ये। अभी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सूरज बहुत तेज़ है। काफ़ी देर वेट करने के बाद भी जो है वो यहाँ पे हमने वेट किया है कि बादल आ जाएँ, लेकिन मुश्किल लग रहा है। हम थोड़ी देर में खाना खाएँगे और निकलेंगे यहाँ से स्कर्दू सिटी के लिए। वैसे तो हमजा में बहुत ज़्यादा जो है एजुकेशन पे तवज्जो दी जाती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जगह जगह पे स्कूल खुले हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोर्स किया जा रहा है, इंसिस्ट किया जा रहा है लोगों को कि अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेजें। मैं स्कूल की दीवार के आगे खड़ा हुआ हूँ, मैं अभी अंदर से स्कूल भी देख के आया हूँ, और बच्चों की काफ़ी बड़ी तादाद है अंदर जो स्कूल जाती है। Day 2 हमारा वाइंड अप हो गया है। अब हम ब्रिज की इस साइड पर पैदल चल के आ गए हैं और अपने ड्राइवर को हमने फ़ोन किया है कि भाई हमें पिक कर लो। सूरज भी पीछे चला गया है, जो कि अब कचौरा लेक से भी पीछे चला गया होगा। काफ़ी वेट किया है लेकिन नहीं हो सका। मैं अपने प्रोफेशनल क्लिक जो एक पीछे वाला कैमरा क्लिक होता है वो नहीं कर सका, और बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा है। सोग नाले की वजह से इसमें काफ़ी ऐड ऑन हो गया। वहाँ पे हमें चिप्स भी बड़ी अच्छे मिल गए। खाना अब हमने जो रेस्टोरेंट से खाया था, लोग बड़े अच्छे मिले अभी तक मुझे। वैसे हर दफ़ा अच्छे नहीं मिलते, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग बड़े अच्छे होते हैं, जो जेनेरिक बात होती है। अभी तक लोग बड़े अच्छे मिले हैं और वो बड़े खुश हैं। लेकिन हमारे बाबा जी बता रहे थे कि इस दफ़ा गिलगित-स्कर्दू रोड की वजह से टूरिज़म में इस एरिए में काफ़ी जो है वो हिट हुई है, लोग नहीं उस तरह से आ रहे। वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ट्रैवल करना हो तो आप सुबह फजर के वक्त निकलें तो आप स्मूथली पहुंच सकते हैं। तब तक जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होती सड़क पे। इसके अलावा वैसे भी अगर आप मगरिब के बाद आ जाए तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपके साथ फैमिली है तो आप जो है वो फजर के वक्त ही ट्रैवल करें तो बेहतर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
ड्रीमलैंड स्कर्दू के इस सफ़र में आज मेरी मंजिल होगी खपलू शहर और इसके तारीखी और ख़ूबसूरत मकामात। स्कर्दू से खपलू जाने का फासला, वक्त और ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्कर्दू से खपलू का कुल फासला 115 किलोमीटर है, जिसे तय करते तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। यहाँ लोकल और प्राइवेट दोनों गाड़ियाँ मिल जाती हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट 200 से 220 रुपये फ़ी सवारी चार्ज करती है, लेकिन ये 4 घंटे में पहुँचाती है। प्राइवेट कार 4 से 5 हज़ार रुपये में बुक करवाई जा सकती है। तो आइए खपलू चलते हैं। मैं गुज़िश्ता रात स्कर्दू से शिगर रुक गया था, इसलिए मेरा सफ़र शुरू होगा शिगर से। और शिगर से खपलू का फासला 110 किलोमीटर के करीब है, जो कि तकरीबन स्कर्दू जितना ही बनता है। खपलू जाते हुए हुमायूं ब्रिज के फ़ौरन बाद आर्मी चेक पोस्ट है, जहां एंट्री करवाना लाजमी होता है। इसलिए ज़रूरी है कि फैमिली या दोस्तों में से किसी एक के पास कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद हो। ये है द वन एंड ओनली द फेमस पॉइंट गवाड़ी। इसके सफ़ेदे जो है सड़क पे, इसकी फॉर्मेशन बड़ी फेमस है। और यहाँ पे ओरिजिनली आने का मौसम है सितंबर में। जो आप मेरे पीछे सफ़ेदे देख रहे हैं, ये बिल्कुल पीले रंग के हो जाते हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़र जो हैं वो स्पेशली सितंबर और अक्टूबर में यहाँ आते हैं। यहाँ पे आप खुद इमेजिन करें कि ये जो ब्लू स्काई के साथ ग्रीन है, अगर इसको येलो कर दिया जाए तो कैसी कलर बोनेंजा बनती है। तो ये मुझे आने का तो बड़ा शौक़ था, कोशिश करेंगे सितंबर में भी आएँ, लेकिन अभी हम खपलू में चल रहे हैं तो जुलाई का महीना है, इस वजह से ये ग्रीन है। और इसके अलावा सर्दियों में ये सारे वाइट हो जाते हैं। आज मैं आपको लेकर चलूँगा खपलू पैलेस, तारीखी चकचन मॉस्क और इंतहाई खूबसूरत सीलिंग वैली। अभी यहाँ से गवाड़ी से 50 किलोमीटर जो है वो खपलू का सदर मुकाम है। खपलू पहुँच के वहाँ की एक्सप्लोर करके आज के दिन में ही हमें वापस आना है। इसकी वजह से वैसे तो बेहतर ही होता है कि आप वहाँ पे रात रुक जाएं। हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हमने कल स्कर्दू सिटी जाना है। अभी हमने सतपारा लेक भी नहीं देखी, जो कि सिटी एडजेसेंट लेक है, आप उसे कह सकते हैं। तो इसलिए हमने ये प्लान किया कि हम रात को थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं, रात को हम वापस स्कर्दू सिटी में आके सकते हैं, ताकि हमारा कल का प्लान ईजी हो जाए। खपलू को क्रॉस करके भी उससे आगे जाएंगे, हम सेलिंग जाएंगे। सेलिंग व्यू पॉइंट है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, खूबसूरत और बड़ा वाइड ओपन व्यू के साथ है। अगर आपका गूगल मैप काम नहीं कर रहा, वैसे तो करता है ऑफलाइन से भी, लेकिन ये बड़ा डिटेल्ड नक्शा इन्होंने दिया है। यहाँ से आप देख लें। अब हमने खपलू पे यहाँ पे खड़े में हमने सीलिंग जाना है। सीलिंग से आई थिंक हमें हल्दी कौंस का व्यू भी मिल जाएगा। सेलिंग ब्रिज क्रॉस करने का तजर्बा बहुत ही थ्रिलिंग और शानदार है। आप देख भी रहे हैं, ये ब्रिज दरिया शेविंग पर बनाया गया है, जो थोड़ा आगे जाकर दरिया सिंध से मिल जाता है। हवा तेज़ हो तो ये ब्रिज हिचकोले खाने लगता है और इस पर ट्रैफिक रोक दी जाती है। नीचे दरिया शेविंग में पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, लिहाजा तेज़ हवा में ब्रिज इस्तेमाल करने का रिस्क नहीं लिया जाता और आपको वेट करना पड़ता है जब तक हवा रुक नहीं जाती। क्योंकि ब्रिज काफ़ी बड़ा है तो सेंटर में से ऊंचा हो जाता है। एक तरफ से आने वाले ड्राइवर को दूसरी साइड नज़र नहीं आती, तो जो सेंटर में बंदा खड़ा हुआ है वो हेल्प करता है और मेक श्योर करता है कि एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजरे। वैसे तो पाकिस्तान और दुनिया भर से लोग सैर करने स्कर्दू आते हैं, लेकिन अगर स्कर्दू वालों ने सैर करने जाना हो तो वो कहाँ जाते हैं? तो इसका जवाब है सेलिंग। मैं सबसे पहले सीलिंग का ही रुख करूंगा, जो खपलू शहर से आगे 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। सेलिंग ब्रिज जैसे ही क्रॉस किया है,
तो मुझे शक सा पड़ा था कि ये वही दरख्त है। यहाँ पे एडिशन सिर्फ इन सफ़ेदों का हुआ है, शायद जो भी ये दरख्त है, लेकिन अभी भी ये चीज़ बड़े विजिबली पहचानी जा सकती है। अब देखें कितना स्ट्रेट रोड है और सामने ये 2 दरख्त हैं, और बात वही है, सितंबर में अक्टूबर में ये रेड हो जाएंगे और ये पर्पल हो जाएंगे। पॉइंट तक हम आ गए हैं। ये चश्मे का पानी है जो एक प्लेन पे निकल आया है, 4 से 5 फुट गहरा है, ज़्यादा गहरा नहीं है। और यहाँ पे लोकल जो है वो टूरिस्ट से ज़्यादा है। टूरिस्ट मैंने यहाँ पे देखे कोई नहीं सिवाय मेरे, सब लोग यहाँ पे लोकल हैं। शायद लोकल अवॉइड करते हैं टूरिस्ट जहाँ पे रश हो। हल्दी के जो पहाड़ हैं, नॉट टर्मेरिक, ये एक इलाके का नाम है। हल्दी के तो हल्दी कोन्स भी नज़र आते हैं आपको। और यहाँ पे आप लोग फैमिली के जो है वो अपना खुद से खाना लेके आए हुए हैं, चटाइयाँ बिछा के, और खुद से यहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं। लेकिन इसका है सीलिंग ब्रिज के बाद जो है सड़क काफ़ी ख़राब है, और आगे से कम 35 से 40 मिनट का रास्ता है जो कि बड़ा स्लो आपको चलना पड़ता है। वो आपको यहाँ तक लेके आता है। ये रेड एंड है, सड़क वैसे आगे भी जा रही है, आगे आबादी है सीलिंग की, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे। ये आप इसे झील तो नहीं कह सकते, ये पानी है दरिया का जो कि एक प्लेन में निकल आया है, गहरा नहीं है, 4 से 5 फुट मैक्सिमम गहरा होगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं। सीलिंग की ये जो सड़क है आगे गांव की तरफ जाती है। यहाँ पे अगर आप ऊपर आएँ तो आप इसका टॉप व्यू ले सकते हैं। सेलिंग में एक ही होटल है, लेकिन खाने पीने की तमाम अशिया मिल जाती हैं। आप इस होटल पर देसी खानों के साथ साथ ममटू जैसी रवायती बल्तिस्तानी डिशों का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ट्राउट का ऑर्डर करें तो होटल के अंदर ही ट्राउट का तालाब है, आपके सामने मछली पकड़कर तैयार की जाएगी। ये होटल खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। होटल में फैमिलीज़ के बैठने के लिए अलग अलग खूबसूरत लॉजेस बनाए गए हैं। सेलिंग तो बिल्कुल वैसा हैरान कर देने वाला इलाका निकला जैसा मैंने सोचा था। यहाँ से वापस जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अभी मुझे खपलू पैलेस और चकचन मस्जिद देखनी है। खपलू पैलेस में दाखिले की 300 रुपया फ़ीस अदा करनी पड़ती है। यहाँ पार्किंग की सहूलत नहीं है, और अगर आप अपनी गाड़ी पर आए हैं तो आपके लिए ये मसला हो सकता है। अच्छी खबर ये है कि खपलू पैलेस के अंदर होटल भी मौजूद है, और बुरी खबर ये है कि होटल इंतहाई महंगा है।
हमने रेड एप्पल भी देख लिए। अभी तक हमने जितने सेब देखे थे वो छोटे साइज़ में थे और रेड नहीं थे। तो हम फाइनली खपलू सिटी से 4 किलोमीटर मज़ीद आगे खपलू पैलेस है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और सफ़र भी अच्छा था, सड़क कंपैरेटिवली बेहतर थी, मैंने खुद भी ड्राइव की है। अभी हमारी इसके बाद जो है वो चक्चन मॉस्क वो भी ढूंढनी है, क्योंकि हमारे ड्राइवर को नहीं पता कि वो कहाँ पे है। मुकामी लोगों से पूछेंगे और वो मुझे वैसे बड़ा अट्रैक्ट करती है, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं लाजमी जाऊँगा। टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और सेबों का मैंने आपको बताया लाल कलर के सेब हैं, इनसे मैं पूछूँगा यार एक लेने की इजाज़त है। खाना हमने ऑर्डर कर दिया, इनके ट्रेडिशनल डिश है, बाल्टी गोश्त से मिलती जुलती है, नाम उसका अजीब सा है, मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, दोबारा मैं भूल गया हूँ। इसके अलावा एप्रिकॉट मूस भी हमने ऑर्डर किया है। ये दोनों ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं इनकी। ये मेरा नाश्ता भी है आप कह सकते हैं और दोपहर का खाना भी। इसकी ग्रेवी में बादाम और अखरोट ग्राइंड करके आई थिंक डाले गए और इसमें है मटन के साथ लोकल हर्ब्स भी इनके शामिल हैं। ये अच्छी बात है कि तंदूरी रोटी खपलू गांचे रीजन का सदर मुकाम और सबसे बड़ा शहर है। इसमें आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मुयसर आ जाती हैं। शहर में 2000 रुपये से 25,000 रुपये पर डे होटल मिल सकता है। यहाँ PTDC मोटल भी मौजूद है, लेकिन आपको पता है कि PTDC मोटल की बुकिंग आपको एडवांस करवानी पड़ती है। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट भी दस्तियाब है और शहर की हदूद में जोंग और टेलीनॉर के मोबाइल सिग्नल भी आते हैं। खपलू पैलेस के बाद अब मेरी आज की आखिरी मंजिल है चक्चन मस्जिद। चक्चन मॉस्क आखिरकार हमें मिल गई है, लोगों से पूछ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये भाई साहब तो देख रहे हैं, चले अंदर चलते हैं। इसके हॉल में भी चलते हैं, लेकिन इसके कॉरिडोर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और ये काफ़ी पुरानी मस्जिद लग रही है। इसकी हिस्ट्री भी पूछते हैं किसी से। यहाँ पे कारपेट की बजाय जानमाज रखे गए हैं और ये देखें कितने कलरफुल से हैं माशाल्लाह। मैंने ऐसी मस्जिद पहली दफ़ा देखी है अपनी ज़िंदगी में। चक्चन मस्जिद 650 साल पहले सन 1370 सदी ईस्वी में तामीर की गई। इस दौर में बरे सगीर पर तुगलक ख़ानदान हुक्मरान था। इस शानदार मस्जिद में 500 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। ये तर्ज तामीर लद्दाख और तिब्बत तक फैला हुआ नज़र आता है और मुकामी अफराद से बातचीत के दौरान पता चला कि बल्ती ज़ुबान में चक का मतलब लकड़ी और चन का मतलब टुकड़े होता है। मतलब ये मस्जिद लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को दीदा ज़ेब रंगों में रंग कर बनाई गई है। मस्जिद के डिज़ाइन पर तिब्बती और फ़ारसी फ़न तामीर का गहरा असर है। ये तर्ज तामीर लद्दाख और तिब्बत तक फैला हुआ नज़र आता है। चक्चन मॉस्क में इस वक्त मैं बैठा हूँ। ये बहुत फेमस और बहुत बड़ा जो है टूरिस्ट पॉइंट नहीं है। यहाँ पे इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है और मेरे गाइड को भी पता नहीं था कि ये मस्जिद कहाँ पे है, तो ये मेरी थोड़ी सी सर्च की हुई थी। इसका व्यू बड़ा अच्छा है, लकड़ी की बनी हुई है, बहुत कलरफुल से इसमें जो है वो लकड़ी की कार्विंग है। इसमें जो आपके जाय नमाज है, आपका कारपेट है,
इसके अलावा बाहर की तरफ आप देखें तो आप पहाड़ नज़र आते हैं कौन और इसके जो है वो आपको बहुत नज़र आती है, और साथ आप लोग चश्मे की आवाज़ चल रही है। थोड़ी देर अगर यहाँ पे सो भी लिया जाए तो बड़ा अच्छा है। ग्रिप ऑन ट्रिप की ड्रीमलैंड स्कर्दू सीरीज़ में आज मैं आपको लेकर चलूँगा स्कर्दू शहर, बुद्धा रॉक, सतपारा लेक और हार्ट ऑफ स्कर्दू शंग्रीला। आज कहीं दूर जाने का प्लान नहीं है। आज हम स्कर्दू सिटी एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और ढूंढेंगे यहाँ के ट्रेडिशनल खाने। इसके अलावा सराउंडिंग्स में जो है वो सतपारा लेक है, वो भी देख लेंगे। बुद्धा रॉक का प्लान में भी हो जाए, खड़बोचो फोर्ट और शहरों में और इनकी मार्केट्स में। और इससे पहले कि मैं स्कर्दू से अपना सफ़र शुरू करूं, आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद से स्कर्दू आने के क्या तरीके हैं। अगर आप अपनी गाड़ी पर नहीं जा रहे तो रावलपिंडी के पीरवदाई अड्डे से आपको प्राइवेट कार 5 से 6 हज़ार फी सवारी स्कर्दू पहुँचाती है। कार की बैक सीट का किराया 5,000, जबकि फ्रंट सीट पर बैठने के लिए आपको 6,000 रुपये अदा करने होंगे और कार तकरीबन 20 घंटे में आपको स्कर्दू पहुंचाएगी। पीरवदाई अड्डे से ही मुख्तलिफ कंपनियों की बसें भी स्कर्दू जाती हैं, जिनमें K2 ट्रैवल, कोहिस्तान और मशाबरूम वगैरह शामिल हैं। एयर कंडीशन बस फी सवारी 3,000 से 3,500, जबकि नॉन AC बस 2,000 से 2,500 रुपया किराया लेती है। बस 25 से 30 घंटों में स्कर्दू पहुंचाती है। अगर लैंडस्लाइडिंग हो तो ये दौरानिया मज़ीद बढ़ सकता है। तीसरा तरीका हवाई जहाज़ के ज़रिए स्कर्दू पहुंचने का है। PIA की एक परवाज़ रोज़ाना बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद से स्कर्दू जाती और वापस आती है। पाकिस्तानियों के साथ साथ गैर मुल्की सयाहों को भी टिकट महंगा होने की शिकायत रहती है। ये जो सामने आप चौक देख रहे हैं, पहले इसका नाम परेशान चौक था। अब इसका नाम पाकिस्तान के सबसे बड़े कोहे पैमा हसन सतपारा के नाम पर रख दिया गया है। हसन सतपारा पाकिस्तान के वो हीरो थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, K2, नांगा पर्वत, गाशरब्रम 1, 2 और ब्रॉड पीक जैसी खतरनाक और बुलंद चोटियां सर की, और इस चौक में इनका मुजस्मा भी नस्ब किया गया है। सतपारा लेक स्टार्ट हो गई है। स्टार्टिंग में ये डैम होता है। यहाँ पे इन्होंने 2-3 वो वाटर प्योरीफाइंग के प्लांट भी लगाए हुए हैं, और स्कर्दू शहर की जो बिजली है वो सतपारा झील को डैम में कन्वर्ट करके ही बनाई जाती है। बड़ी ही यहाँ पे आप मेरी आवाज़ से आइडिया लगाएं कि यहाँ पे कितना सुकून और कितनी खामोशी है। बहुत बड़ी झील है, बहुत गहरी झील है, और इसका कलर जो है वो ग्रीन का बिल्कुल डिफरेंट है। कचौरा से बिल्कुल डिफरेंट कलर है इसका, और पानी का बहुत बड़ा रिजर्वायर है ये। ये 3.5 किलोमीटर लंबी और 1400 मीटर तक चौड़ी है। इसके पानी का ज़रिया सतपारा स्ट्रीम है, जो ग्लेशियर्स के पानी से चलती है, जो साई जाने के लिए आप सतपारा से गुजर कर जाते हैं। सतपारा लेक पर मोबाइल फ़ोन के सिग्नल आते हैं, जबकि यहाँ रात रुकने के लिए एक होटल भी मौजूद है। और अगर आपको गाड़ी शहर से सतपारा लेकर जाए और वापस छोड़े होटल में, तो ये 1000 से 1200 रुपये तक चार्ज करेगी। अभी हम सतपारा लेक के स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हुए हैं।
ये जो पानी है नीचे चश्मों की सूरत में, दोसाई का जो स्कर्दू से जाते हुए रास्ता आता है, ये उस चश्मों का पानी इधर आ रहा है और ये दोसाई प्लेन्स के पानी से ही सतपारा झील बनती है और इसी को फिर आगे से डैम में कन्वर्ट किया जाता है। और ज़बरदस्त किस्म का ग्रीन कलर है। मे भी शेड की वजह से आपको कैमरे में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम तस्वीरों में इसको एडिट करके दिखाएंगे आपको। अभी हम यहाँ पे नीचे चलेंगे, एक होटल भी है, वहाँ से हम थोड़ा सा खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर इसकी कुछ पिक्चर्स लेंगे, सेंटर में जाके वीडियो बनाएंगे एंड देन फिर हम स्कर्दू सिटी की तरफ ट्रैवल करेंगे। जब यहाँ पे डैम नहीं था तो इस झील की शक्ल ज़रा डिफरेंट थी। पुरानी तस्वीरों में जो मैंने देखी हैं, गुलरेज गौरी साहब की पिक्चर्स देखी हैं मैंने और सीनियर फोटोग्राफर्स की, उस अब क्योंकि डैम की वजह से पानी को रोकना पड़ गया है तो इसकी शक्ल थोड़ी पहले से बदल गई है। मैं पुरानी तस्वीरें भी अगर मुझे मिल सके तो आपसे शेयर करूँ। सतपारा लेक से वापस स्कर्दू शहर की जानिब आएँ तो तकरीबन 3 किलोमीटर बाद मंठल नामी गांव आता है। यहाँ आप बाएं हाथ मुड़कर थोड़ा आगे जाएं तो आपको ग्रेनाइट का एक बहुत बड़ा पत्थर जिस पर महात्मा बुद्ध की शबीह कुंदा नज़र आती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुद्धा रॉक पे। ये स्कर्दू शहर से बिल्कुल करीब है, बल्कि शहर में है। सतपारा लेक जाते हुए आपको लेफ़्ट साइड पे एक बोर्ड नज़र आता है, वहाँ से 1 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ता है। एंट्री की 50 रुपये फ़ीस है। और इस पत्थर को बुद्धा रॉक के नाम से जाना जाता है और इसे स्कर्दू में बुद्ध मत की सबसे मुकद्दस निशानी माना जाता है। मुकामी अफराद ने बताया कि बुद्धा रॉक 800 साल पुराना है। बुद्धा रॉक के बाद हम दोबारा वापस स्कर्दू की जानिब रवाना हैं। अभी मुझे भूख नहीं लगी इसलिए मैंने नाश्ता स्किप कर दिया है। अब मैं आपको स्कर्दू शहर की सैर करवाने के साथ साथ कुछ शॉपिंग भी कर लूँगा। स्कर्दू की मरकज़ी जामिया मस्जिद भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। इंतहाई आलीशान मस्जिद की बैरूनी और अंदरूनी दीवारों पर कुरानी आयात की बेनज़ीर ख़ताती की गई है। मस्जिद के करीब ही पुरसुकून मुकाम पर म्यूनसिपल लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें हज़ारों किताबें रखी गई हैं। लाइब्रेरी के साथ वाली दीवार पे ये पोलो ग्राउंड है और ये बिल्कुल शहर के अंदर है, मेन रोड के ऊपर वाक़ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कर्दू शहर की जो म्यूनसिपल लाइब्रेरी है। ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी है शहर की। इसकी बिल्डिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसके बिल्कुल पीछे पहाड़ है जो इसके ऊपर खरपोचो फोर्ट है। मैं भी यहाँ से नज़र आ रहा हो तो हम लाइब्रेरी विज़िट करने के बाद खरपोचो फोर्ट जाएंगे। लें जी, भूख अपने अरूज पर पहुंच गई है और पेट की आग बुझाने के लिए अब जाना पड़ेगा अलमदार चौक। ₹70 लाहौर में ही 100 रुपये का मिलता है और अच्छा लग रहा है शक्ल से। मुझे
इनका सूप पी के आइडिया हो गया था कि इनका खाना बहुत ही अच्छा होगा। अभी तक के जितने लोकल खाने खाए हैं अभी तक का सबसे अच्छा खाना है, और मज़े की बात यह है सबसे सस्ता भी था। 70 रुपीज़ का सूप था और 200 के चावल हैं, 300 की वेजिटेबल करी है और ये चिकन जलफे 300। इससे अच्छा और सस्ता खाना आपको क्या मिलेगा। और इन्वायरमेंट भी अच्छा है। नॉर्मली यहाँ पे सफाई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, जो कि है एक इशू। ये हमें बाहर से होटल देखने को अच्छा लग रहा था, तो इसलिए फिर हम इधर आ गए। वक्त हो गया है बल्तिस्तान की रवायती डिश ममतू का, जिसे कीमे में मसाला जात और प्याज मिक्स करके बनाया जाता है। इसे मैदे में लपेटकर स्टीम पर तैयार किया जाता है। होटल से मैंने सुबह सतपारा लेक जाने से पहले चेकआउट कर दिया था, क्योंकि कल मेरी इस्लामाबाद वापसी की फ़्लाइट है। आज के दिन का बाकी हिस्सा और रात शंग्रीला में गुजारने का इंतज़ाम और निज़ाम है। शंग्रीला रिजॉर्ट स्कर्दू से एयरपोर्ट की जानिब 20 किलोमीटर दूर है। मैंने रात यहाँ गुजारने का प्लान इसलिए भी बनाया है कि सुबह आसानी से एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ। आजकल गिलगित स्कर्दू रोड ज़ेरे तामीर है, जो जल्द मुकम्मल हो जाएगा, तो गिलगित से स्कर्दू आना मज़ीद आसान हो जाएगा। दो 2016 में जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे 300 की टिकट थी। अभी यही टिकट हमें 500 की मिली है ईच। तो भाईजान भी हंस रहे हैं जिन्होंने दी है टिकट। तो चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेब तोड़ना मना है। अपने आप को जो रोकना है वो काफ़ी मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है पहले चल के खाना खाते हैं, क्योंकि मगरिब यहाँ पे होगी 7:30 बजे और अभी 5:30 हुए हैं। हमारे पास 2 घंटे हैं, तो इस जो है वो रिज़ॉर्ट को एक्सप्लोर भी करते हैं, खाना भी खाते हैं साथ साथ। एक दूसरे की ना मोबाइल से पहले शंग्रीला रिजॉर्ट 1983 में बनाया गया। शंग्रीला चीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके मायने हैं हेवन ऑन अर्थ, यानी ज़मीन पर जन्नत। शंग्रीला को देखकर एहसास भी यही होता है कि इंसान ज़मीन की जन्नत में आ गया है। शंग्रीला लेक दिल से मुशाबत रखती है और इसके किनारों पर नहायत लग्जरी रिजॉर्ट बनाए गए हैं। शंग्रीला का फ़िज़ाई मंजर दुनिया भर में मशहूर है। शंग्रीला रिज़ॉर्ट अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज होता जा रहा है। यहाँ पे इतने ज़्यादा रेट्स थे, और जो इसके सराउंडिंग्स में होटल्स थे उसके भी इतने ज़्यादा रेट्स थे कि मैं यहाँ पे नहीं रह सका। पीछे 1 किलोमीटर पीछे मैंने एक होटल में कमरा लिया है, बड़ा नॉमिनल सा मिल गया। लेकिन 2015 में जब मैं यहाँ पे आया था तो लोग आपके पीछे पीछे भागते थे और
आपको बुलाते थे, लेकिन अब शायद सीज़न भी है और शायद अब रश भी थोड़ा ज़्यादा लगने लग गया, इस वजह से जो है वो जो रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हो गए हैं। शंग्रीला रिजॉर्ट पर आपको एक जहाज़ भी नज़र आएगा जो कभी फ़िज़ाओं में उड़ानें भरता था। इसके यहाँ पहुँचने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। हुआ कुछ यूँ कि 3 अक्टूबर 1953 को जब PIA वजूद में नहीं आई थी, ओरिएंट एयरवेज़ का ये जहाज़ स्कर्दू एयरपोर्ट से उड़ा और टेक ऑफ के 3 मिनट बाद ही क्रैश लैंडिंग कर गया। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे। शंग्रीला रिजॉर्ट की इंतजामिया ने इसे कंपनी से ख़रीद कर यहाँ मुंतकिल किया और इसमें काफ़ी शॉप बना दी गई जहाँ आप गर्मा गर्म मशरूबात इंजॉय कर सकते हैं। हनीमूनर्स के लिए ये बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी पीसफुल और फैमिली ओरिएंटेड प्लेस है। और यहाँ के रिजॉर्ट्स थोड़े लग्जरी भी हैं और महंगे भी हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे 2-3 दिन रहना चाहें, ट्रैवल ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ये जगह ही इटसेल्फ आपको बिज़ी रखती है। और इसके अलावा यहाँ पे सेब और प्लम के बहुत ज़्यादा दरख्त हैं और इतने ज़्यादा हैं और इतनी बड़ी मछली मेरे साथ आ गई है और आई विल ट्राई कि ये बगैर भागे ट्राउट देखें नाज़रीन, कम से कम 2 किलो का। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे आलू बुखारे से लदा हुआ भरा हुआ एक दरख्त है और मैंने परमिशन ले के 2 आलू बुखारे खाए हैं। बड़े ही रस भरे थे, अभी थोड़े से कच्चे थे, लेकिन इनको इस तरह से लाइव भरे हुए देखना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। hot and sour soup Hot and sour soup, with fish cracker fish cracker, I love it. and then smoked chicken sandwich. जबरदस्त सर, आपने 30 मिनट का क्या कि बड़ा जल्दी कर दिया ये काम हमारा। एक तो हो लाहौरी और ऊपर से हो बट, तो फिर वो कढ़ाई को कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसके साथ ही मेरी ड्रीमलैंड स्कर्दू सीरीज़ अपने इख्तिताम को पहुंची। अगर आप स्कर्दू जाने का इरादा रखते हैं तो आप मेरे इन 5 वीलॉग से मदद ले सकते हैं जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मैंने 5 रोज़ के दौरान तकरीबन 10 सियाहती मकामात की सैर की। पहले रोज़ मैं कटपाना कोल्ड डेजर्ट और शिगर वैली गया। दूसरे रोज़ मैंने पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन आबशारें खुमश और मुनटोखा देखी। तीसरा दिन कचोरा लेक और सोग नाले पर गया जो कि एक यादगार दिन था। चौथे दिन मैं वहां पहुंच गया जहां स्कर्दू वाले खुद सैर करने जाते हैं, यानी सेलिंग वैली जो खपलू में वाक़या है। इसी दिन मैंने खपलू पैलेस और चकचन मॉस्क भी देखी। इन 10 मकामात के अलावा मैंने 5 दिनों में चकचन मस्जिद, सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट और हशोपी बाग की सैर भी की।
ड्रीमलैंड स्कर्दू सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्कर्दू के लोग सैर करने कहाँ जाते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन और दूर दराज वाटरफॉल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ट्रिप ऑन ट्रिप में मेरा यह सफ़र जारी है। मेरे साथ रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।